हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द ऑब्जर्वर। तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं बाबल मंडेब स्ट्रेट के बारे में। आखिर ये बाबल मंडेब स्ट्रेट इंडिया के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। शुरू करते हैं सबसे पहले इसकी स्ट्रैटेजिक लोकेशन के साथ। देखो, लोकेशन देखा जाए तो ये मैप में आप देख सकते हैं इसको, ये यहाँ पर कुछ लोकेटेड है। ये ऊपर हमारा पर्शियन गल्फ है, ये हमारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है यहाँ पर। उसके नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे कि पता है ईरान और ओमान के बीच में है, ईरान ओमान और यूएई के बीच में। देखो, ओमान से नीचे आओगे तो आपको दिखेगा यहाँ पर येमेन, और इसी येमेन के नीचे आओगे तो ये आपको एक पतली सी वाटर बॉडी दिख रही होगी, है ना। इसी पतली सी वाटर बॉडी को हम जानते हैं बाबल मंडेब स्ट्रेट के बारे में। देखो, ये 3 देशों के बीच में लोकेटेड है। कौन कौन से 3 देश? येमेन, जिबूती और इरिट्रिया। ठीक, इन 3 देशों के बीच में लोकेटेड है। कौन कौन सी वाटर बॉडीज़ को जोड़ता है? ये तो गल्फ ऑफ एडन और रेड सी को जोड़ता है मेनली। बट ध्यान से अगर देखा जाए तो ये देखो, ये अरेबियन सी यानी कि इंडियन ओशन वाला पार्ट, यहाँ थोड़ा पीछे आओगे तो इंडिया नज़र आएगा। इंडिया के बाद ये इंडियन ओशन, अरेबियन सी वाला पार्ट, उसके बाद गल्फ ऑफ एडन, फिर बाबल मंडेब स्ट्रेट यहाँ पर है, और ये जोड़ रहा है रेड सी। रेड सी से ऊपर जाओगे तो आपको नज़र आएगा सुएज कैनाल, और सुएज कैनाल से ऊपर जाओगे तो क्या नज़र आएगा? मेडिट्रेनियन सी, है ना। मेडिट्रेनियन सी, और मेडिट्रेनियन सी से भी अगर आगे जाओगे तो आपको नज़र आएगा अटलांटिक ओशन। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये किस तरीके से 2 इतने बड़े बड़े ओशंस को जोड़ रहा है, और इनको जोड़ने के लिए एक शॉर्टर रूट प्रोवाइड कर रहा है हमको, है ना। तो अगर इसको देखा जाए तो ये कितना लंबा है? ये ऑलमोस्ट 29 किलोमीटर लंबा है ये। ठीक, कहाँ गया? यस, 29 किलोमीटर लॉन्ग वे है ये। ओके, इसके बाद देखो, बाबल मंडेब जो स्ट्रेट है, इसका नाम आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा। बाबल मंडेब क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है गेट ऑफ टीयर्स। वाई गेट ऑफ टीयर्स? क्योंकि ये रीजन जो है ना, शुरू से ही बहुत ही अशांत क्षेत्र है। जैसे अभी भी आप इसको देखोगे तो मिडल ईस्ट में हमेशा से, हमेशा से तो नहीं, मतलब अभी कुछ टाइम से आप देख रहे होगे कितना क्राइसिस चल रहा है वहाँ पे। उसी तरीके से सऊदी अरेबिया में तो नहीं, बट हाँ, यमन में इतने लंबे टाइम से यमन सिविल वॉर से जूझ रहा है ना। अफ्रीका का वही हाल है, सोमालिया वगैरह में। तो ये रीजन शुरू से ही बहुत अशांत रहा है, इसीलिए इसका नाम क्या है? गेट ऑफ टीयर्स, यानी कि बाबल मंडेब स्ट्रेट। देखा जाए तो ये एक वन ऑफ द बिजिएस्ट ट्रेड रूट है ये वर्ल्ड का। यहाँ से रोज़ कई कई सारे जहाज पास होते हैं, एशिया से यूरोप, यूरोप से एशिया, इवन नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, है ना, चाइना, सब सारे बहुत सारे देश इस रूट से ट्रेड करते हैं। ठीक है, इट कनेक्ट्स एशिया, यूरोप एंड इवन अमेरिका, साउथ अमेरिका। एंड देन इधर पीछे की तरफ देखा जाए ईस्ट में तो आपको साउथ ईस्ट एशिया, जापान वगैरह भी नज़र आएगा आपको। ठीक है, तो ये एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक लोकेशन पे लोकेटेड है ये। इसके बाद देखा जाए कितना ट्रेड होता है यहाँ पर, तो सी बॉर्न ट्रेड अगर ग्लोबल लेवल पे देखा जाए तो उसका 10 to 12% ट्रेड जो है बाबल मंडेब स्ट्रेट से होता है। और इसी तरीके से 30% ऑफ ग्लोबल कंटेनर ट्रैफिक भी इसी बाबल मंडेब स्ट्रेट से होके गुजरता है। देखो, ये जैसे कि इस मैप में हम इसको और भी अच्छे से समझ सकते हैं। वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिया? जस्ट अ सेकेंड। ओके, ये देखो, देखो, ये है हमारा प्यारा इंडिया। तो इंडिया में आपको पता होगा यहाँ पर हमारा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है ना। उसके बाद यहाँ पर आपको कांडला पोर्ट भी नज़र आएगा। तो इंडिया में जो ईस्टर्न कोस्ट वाले पोर्ट है, यहाँ से मेनली जहाज़ निकलेंगे, और वो अरेबियन सी से होते हुए कहाँ जाएंगे? गल्फ़ ऑफ एडन। गल्फ़ ऑफ एडन से फिर ये आ गया हमारा बाबल मंडेब स्ट्रेट। यहाँ पर कौन से देशों के बीच है? येमेन, जिबूती और इरिट्रिया। यहाँ से होते हुए आगे बढ़ेगा। ये कौन सा सी है? विच सी इज़ दिस? रेड सी, है ना। और रेड सी से होते हुए फिर कहाँ जाएगा ये? यहाँ पर कौन सा स्ट्रेट है ये? सॉरी, कौन सा कैनाल है ये? सुएज कैनाल। अच्छा, सुएज कैनाल तो ठीक है। एक एक्स्ट्रा चीज़ मैं आपसे पूछ लेती हूँ, ये जो आपको ये छोटा सा ट्रायंगल सा दिख रहा है आपको, ये एक पेनिनसुला है। क्या नाम है इस पेनिनसुला का? कमेंट बिलो। ओके, इसके बाद देखो, तो कोई भी अगर शिप है तो यहाँ से हम ट्रेड कर सकते हैं बाबल मंडेब से होते हुए अफ्रीका के, ये नॉर्थ अफ्रीका के, इजिप्ट, सूडान, इरिट्रिया वाले जो देश है ये। इसके अलावा हम यहाँ पर जॉर्डन, इज़राइल, लेबनान से भी ट्रेड कर सकते हैं। अच्छा देखो, यहाँ पर ना ये जो छोटी छोटी वाटर बॉडीज़ दिख रही है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है गल्फ़ ऑफ अकाबा। तो देखो, बाबल मंडेब के बाद रेड सी, रेड सी के बाद गल्फ़ ऑफ अकाबा, और गल्फ़ ऑफ अकाबा से होते हुए
इज़राइल और जॉर्डन से भी हम ट्रेड कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद यहाँ स्वेज कैनाल से होते हुए मेडिटेरेनियन सी तो आएगा ही, और मेडिटेरेनियन सी के बाद यूरोप की कंट्रीज़, और यूरोप के बाद फिर मेडिटेरेनियन सी से होते हुए अटलांटिक ओशन, और अटलांटिक ओशन से होते हुए नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। तो आई होप अब आपको समझ आ रहा होगा कि इंडिया के लिए बाब एल मंडेब स्ट्रेट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसी के थ्रू हम ऑलमोस्ट इतनी सारी कंट्रीज से जुड़ पा रहे हैं। ओके, बट यहाँ पर बात सिर्फ इतनी नहीं है ना। ये तो होगी इसकी स्ट्रैटेजिक लोकेशन, और इंडिया के लिए ये इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है उसके बारे में। अच्छा, इंडिया के लिए इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर देखो कुछ रीजंस लिखे हुए हैं, जैसा कि मैंने बताया कि ये मिडल ईस्ट और यूरोप और यूएसए वगैरह से जोड़ रहा है इंडिया को। इसके अलावा आपको पता होगा कि इंडिया बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है अपने क्रूड ऑयल और एलएनजी के लिए, ठीक है। तो इसी रास्ते के थ्रू इंडिया अपना बहुत सारा क्रूड ऑयल और एलएनजी इंपोर्ट करता है। कहाँ से? रशिया से और नॉर्थ अफ्रीका से। नॉर्थ अफ्रीका कहाँ? नॉर्थ अफ्रीका में देखो कहाँ से आता है ये। नॉर्थ अफ्रीका में यही जो मैंने बताया, इजिप्ट, सूडान, इरिट्रिया, है ना, इवन लीबिया वगैरह यहाँ से आते हैं। ये यहाँ से ये इसी रास्ते के थ्रू इंडिया आते हैं। ओके, इसके बाद अगर देखा जाए तो हाँ, इंडिया फर्टिलाइज़र के मामले में भी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि फर्टिलाइज़र जो है ये भी किससे बनता है? क्रूड ऑयल से ही बनता है ना। और ये तो इसलिए ये सब कहाँ से आ रहा है? इसी रास्ते से आ रहा है। तो 60% इंडिया का फर्टिलाइज़र, 30% रॉक फॉस्फेट, फॉस्फोरिक एसिड, ये सब कहाँ से आता है? जॉर्डन, इजिप्ट और एग्रीकल्चर से। अभी रिसेंट में आपको पता भी होगा कि एलएनजी वगैरह में बहुत ज़्यादा क्राइसिस हो गया था, है ना। और रिसेंटली ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को तो बंद किया ही, साथ ही साथ बाब एल मंडेब को भी बंद करने की धमकी दे डाली, है ना। इसके अलावा इंडिया अपना बहुत सारा एडिबल ऑयल इंपोर्ट करता है। इंडिया इज़ हेवीली डिपेंडेंट ऑन एडिबल ऑयल, है ना। तो कहाँ से इंपोर्ट करता है इंडिया? यूक्रेन से। तो यूक्रेन मैंने आपको भी बताया मेडिटेरेनियन सी, मेडिटेरेनियन सी से होते हुए कहाँ? ये देखो मेडिटेरेनियन सी, ऊपर यूक्रेन है, यहाँ से होते हुए स्वेज कैनाल, स्वेज कैनाल से होते हुए फिर बाब एल मंडेब में जाएगा, और बाब एल मंडेब से होते हुए कहाँ जाएगा? फिर इंडियन ओशन, और इंडियन ओशन से फिर इंडिया। तो इस तरीके से यहाँ पर इंपोर्ट होता है। उसके बाद अगर देखा जाए तो यूरोप और यूएस वगैरह से इंडिया बहुत सारा मशीनरी कंपोनेंट्स इंपोर्ट करता है, और इवन एक्सपोर्ट भी करता है। तो ये सारा कहाँ से होके जाता है? इसी बाब एल मंडेब से होके जाता है। ऑल ओवर अगर देखा जाए तो इंडिया का 35% ट्रेड जो है वो बाब एल मंडेब स्ट्रेट के थ्रू हो रहा है, ठीक। ओके, अब ये तो हमने समझी इसकी स्ट्रैटेजिक लोकेशन, और ये इंडिया के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है इसके बारे में। देखो, चैलेंजेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, जितने फ़ायदे हैं उससे ज़्यादा तो यहाँ पर चैलेंजेस है। कैसी? तो मैप से समझते हैं इसको शुरू में। आई होप नो नॉट, चलो इसी से समझ लेते हैं। एक सेकेंड। ओके, चलिए इतना काफ़ी है हमारे लिए। देखो, सबसे पहला चैलेंज जो आता है हमारे लिए इस एरिया में वो है यमन। यमन से क्या प्रॉब्लम है? देखो, यमन में सिविल वॉर चल रहा है। सिविल वॉर किस किस के बीच में? हुदी रेबल्स और गवर्नमेंट ऑफ यमन के बीच में। तो देखो, यमन का जो ये साउथ वाला पार्ट है ना, यहाँ पर कब्जा है हुदी रेबल्स का। बस इंडिया के लिए यही सबसे खतरे वाली बात है, क्योंकि ये जो हुदी रेबल्स है ना, ये क्या करते हैं, यहाँ से पास होने वाले शिप्स पे हमेशा अटैक करते रहते हैं अपनी डिमांड्स मनवाने के लिए, या मतलब कुछ भी ऐसा टेरर वगैरह जो है, ये यहाँ से अटैक्स होते हैं इंडिया पर। सॉरी, सिर्फ इंडिया पर नहीं, मतलब यहाँ से जो भी शिप्स पास होते हैं तो उन पर ये अटैक्स करते हैं। ये था हमारा हुदी रेबल्स, ठीक। अच्छा, एक और कनेक्शन अगर यहाँ पर देखा जाए, ये जो हुदी रेबल्स है ना, हुदी रेबल सपोर्ट करते हैं हमास को, है ना। हुदी रेबल्स किसको सपोर्ट करते हैं? हमास को। हमास के ऊपर जब भी इजराइल अटैक करता है तो ये हुदी रेबल्स भी एक्टिव हो जाते हैं, है ना। और ये क्या करते हैं, जैसे देखो इजराइल ने अटैक किया हमास के ऊपर, इजराइल ने अटैक किया हमास के ऊपर, यहाँ पर ये क्या हुआ, यहाँ पर ये जो हुदी रेबल्स थे ये यहाँ बाब एल मंडेब में एक्टिव हो जाते हैं, और ये यहाँ से पास होने वाले शिप्स पे अटैक करने लग जाते हैं। फिर वो चाहे देखो इजराइल को सपोर्ट कर रहा है यूएस, है ना। तो ये पूरा का पूरा एक जियो पॉलिटिकल सिनारियो बन जाता है कि लाइक इसको सपोर्ट कर रहे हैं, इस वजह से फिर यहाँ से जो भी शिप्स वगैरह पास हो रहे हैं, या जो भी इजराइल के सपोर्टर कंट्रीज़ जो भी यहाँ से पास हो रहे हैं, उन पर ये हुदी रेबल्स अटैक करने लग जाते हैं। यहीं पर आपको एक और बात जाननी है, ईरान सबसे बड़ा इशू है ना।
ईरान क्या करता है, ईरान भी सपोर्ट करता है किसको, हमास को, और इसी हमास को कौन सपोर्ट कर रहा है, हूदी रेबल्स, है ना। तो बन गया ना एक कनेक्शन। तो यानी कि ईरान किसको सपोर्ट करेगा, ईरान इसका मतलब है हूदी रेबल्स को भी सपोर्ट करेगा, है ना। तो इसी वजह से ईरान इतना स्ट्रांगली धमकी दे पा रहा था कि वो ये बाबल मंडेब स्ट्रेट को भी क्लोज कर सकता है ना। ईरान हैज़ द पावर, सो इट कैन डू इट, ठीक है। तो ये मिडल ईस्ट में जो ये क्राइसिस चल रहा है ना, ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। हमारी जियो पॉलिटिकल सिचुएशन पूरे तरीके से ख़राब कर सकता है, हमारा पूरा का पूरा ट्रेड इफ़ेक्ट कर सकता है अगर मिडल ईस्ट इसी तरीके से क्राइसिस में जलता रहे तो। आई होप आपको ये समझ में आया होगा जियो पॉलिटिकल सिनारियो। इसके अलावा देखो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, हम किसको सपोर्ट करें, ईरान को या इसराइल को, है ना, ये या यूएई है यहाँ पर, यहाँ इतनी सारी कंट्रीज़ और उन सब के साथ इंडिया के इतने अच्छे रिलेशन है। इसके अलावा इंडिया का एक बहुत बड़ा डायस्पोरा जो मिडल ईस्ट में रहता है, यूएई, सऊदी अरेबिया, यमन वगैरह में इंडियन डायस्पोरा बहुत ज़्यादा है ना। तो ये भी एक चैलेंज है इंडिया के लिए। इसके अलावा देखो एक और चैलेंज आता है, वो है सोमाली पायरेट्स। सोमाली पायरेट्स आई डोंट नो आपने पढ़ा है कि नहीं, मैं बता देती हूँ। देखो सोमालिया में भी सेम सिचुएशन है। एक सेकेंड, ये देखो यहाँ पर ये जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाला पार्ट दिख रहा है आपको, यहाँ पर हॉर्न ऑफ अफ्रीका ये वाला पार्ट, ये है हमारा सोमालिया, है ना। अच्छा, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कितनी कंट्रीज़ है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 कंट्रीज़ है ना। कौन कौन सी, सोमालिया, इथियोपिया, इरिट्रिया और जिबूती। तो ये सीड ट्रिक है हॉर्न ऑफ अफ्रीका कंट्रीज़ को याद करने की, ठीक है। तो ये हॉर्न में मेनली कौन सा कंट्री लोकेटेड है, सोमालिया लोकेटेड है। तो ये सोमालिया जो है ना, सोमालिया में भी सिविल वॉर चल रहा है, यहाँ का भी गवर्नमेंट जो है यहाँ के लोगों पर इतना ध्यान नहीं देती है। तो लोगों में अब क्या है, गरीबी है, भुखमरी है, तो लोग क्या करते हैं, यहाँ से जो शिप्स पास होते हैं ना, यहाँ पर लोग बहुत सारे पायरेट्स बन चुके हैं, पायरेट्स मतलब समुद्री डाकू। तो ये लोग क्या करते हैं, यहाँ से पास होने वाले शिप्स पे अटैक कर देते हैं कई बार, है ना। और इसी अटैक की वजह से बहुत सारे शिप्स को हार्म होता है, बहुत नुकसान होता है फिर, है ना। तो ये भी एक चैलेंज है हमारे लिए इस रूट पर, सोमाली पायरेट्स। ओके, आगे नेक्स्ट चैलेंज क्या है हमारे पास, रुको, हाँ, चाइना का नेवल बेस। देखो ये वैसे बहुत बड़ा चैलेंज तो नहीं है, फ़िलहाल नहीं है, बट आगे हो सकता है। चाइना की पॉलिसी हम सब ने पढ़ी है, कौन सी है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, है ना। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के तहत चाइना क्या कर रहा है, इंडिया को चारों तरफ से घेर रहा है ना। यहाँ ऊपर ऊपर ये देखो, पाकिस्तान में इंडिया ने कौन सा पोर्ट बनाया, क्या नाम है पाकिस्तान में, इंडिया पाकिस्तान में जो चाइना का पोर्ट है, सॉरी, हाँ, ग्वादर पोर्ट है ना। फिर यहाँ पर चाइना ने अपना एक नेवल बेस बनाया हुआ है जिबूती में। तो ये सब क्या है, चाइना की एक स्ट्रैटेजी ही तो है इंडिया को चारों तरफ से घेरने की। और इसी स्ट्रैटेजी का क्या नाम दिया है चाइना ने, मतलब चाइना ऑफिशियली इसको नहीं बोलता है, बट हाँ हमें से दिखता है कि और फिर इसके बाद यहाँ पर ये दोनों पोर्ट हो गए, इसके अलावा हम्बनटोटा पोर्ट है यहाँ पर श्रीलंका में। तो इस तरीके से ये क्या है, इंडिया को चारों तरफ से घेरने की स्ट्रैटेजी। फ़िलहाल देखो ऐसा कोई चैलेंज है नहीं जिबूती में चाइना का जो नेवल बेस है, बट चाइना का कहीं भी प्रेजेंस होना अपने आप में इंडिया के लिए खतरा है ना। यहाँ पर ये जो चाइना का प्रेजेंस है, ये कभी भी हमारे लिए खतरा बन सकता है, तो ये भी एक चैलेंज है हमारे लिए। इसके अलावा और क्या चैलेंज है हमारे पास, इंक्रीजिंग कॉस्ट रेट। देखो मिडल ईस्ट में जो क्राइसिस चल रहा है ना, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि बार बार जो शिप्स हैं उनको अपना एक तो रूट चेंज करना पड़ रहा है, और यहाँ की जो कंट्रीज़ है वो भी कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ा रही है। तो एक ट्रेड, एक तरीके से इस रूट से ट्रेड करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता जा रहा है, ठीक है। देखो पुराना रूट, अच्छा देखो एक्सपेंसिव एक इस तरीके से भी पड़ रहा है क्योंकि देखो ये वाला जो रास्ता है बाबल मंडी वाला, ये देखो ये कितना ईजियर रूट है। देखो इसमें क्या है, इंडिया से अरेबियन सी, गल्फ़ ऑफ एडन से रेड सी से मेडिटेरेनियन सी, और मेडिटेरेनियन सी से फिर हम पूरा यूएस और साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका पूरा जुड़ सकते हैं इस तरीके से, है ना। और इसी तरीके से ये वाली कंट्रीज़ भी और ये यूरोप भी हमसे जुड़ सकता था, है ना। जापान, साउथ ईस्ट एशिया वगैरह सबके लिए ये बहुत यूज़फुल था। बट अब क्या हो रहा है कि मिडल ईस्ट में जो क्राइसिस चल रहा है, इस क्राइसिस की वजह से ये वाले रास्ते जो ये बहुत मतलब ख़तरे से भरे हुए हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ रहा है, हमें अपनाना पड़ रहा है एक लॉन्गर रूट, विच इज़ दिस वन। कौन सा रूट, ये केप ऑफ गुड होप वाला, जो कि पहले यूज़ करते थे जब स्वेज कैनाल नहीं बना था, तब इसी केप ऑफ गुड होप से होकर ब्रिटिशर्स वगैरह आया करते थे। तो अब जब ये रास्ता इतना ख़तरे से भरा हुआ है, तो हमको भी क्या करना पड़ रहा है, इसी
पुराने रास्ते से जाना पड़ रहा है। अब इससे क्या हो रहा है, एक तो मिडल ईस्ट से कनेक्शन टूट जा रहा है हमारा, ठीक है, और मिडल ईस्ट से कनेक्शन टूट रहा है, साथ में हमारा क्या हो रहा है, हमें एक तो इतना लंबा रास्ता अफ्रीका को पूरा क्रॉस करके हमें यूरोप तक जाना पड़ रहा है, और इसी तरीके से फिर हम इतना लंबा रास्ता तय करके नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका तक पहुंच पा रहे हैं। तो ऑब्वियसली जो ऑयल का खर्चा है, फ्यूल जो हमको लग रहा है ना, इतना लंबे टाइम तक ट्रैवल करना, तो इसमें जो कॉस्ट है वो कॉस्ट ऑफ ट्रेड क्या है, बढ़ जा रहा है। और ठीक है, तो इस तरीके से ये रास्ता जो है हमारे लिए बाबल मंडीप जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक, चलिए ये थे हमारे चैलेंजेस के बाद देखो हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन तो होता ही है, तो इस प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन है। क्या सोल्यूशन है, पहले तो मिडल ईस्ट कंट्रीज़ के साथ हमको रिलेशंस में बैलेंस बनाना पड़ेगा। हमको किसी एक कंट्री, या तो इज़राइल या ईरान या किसी एक कंट्री को सपोर्ट नहीं करना है, हमको दोनों से ही अपनी रिलेशंस बना के रखने हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा इंडिया की डिप्लोमेसी इतनी अच्छी है कि ईरान ने सिर्फ कुछ ही कंट्रीज़ को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने दिया, उसमें भी इंडिया एक शामिल था। इससे क्या हुआ, हमारे रिलेशन ना तो यूएस से ज़्यादा ख़राब हुए, ना इजराइल से और ना ही ईरान से, है ना। तो इस तरीके की डिप्लोमेसी हमको अपनानी चाहिए। इसके अलावा देखो मैंने आपको चैलेंज में बताया था यमन का हुदी रेबल और सोमाली पायरेट्स, तो इसके लिए हमारे पास क्या है, ऑपरेशन संकल्प, जो कि हमने कब लॉन्च किया था, 2019 में लॉन्च किया गया था ऑपरेशन संकल्प। किस लिए लॉन्च किया गया था, इंडिया के जो शिप्स जो हैं जो इस रास्ते से होके पास होते हैं ना, तो उन पे कई बार ये सोमाली पायरेट्स या जो हुदी रेबल्स हैं इन पर अटैक कर देते हैं। तो इनसे बचाने के लिए, इंडियन शिप्स को इनसे बचाने के लिए इंडिया ने क्या लॉन्च किया था, ऑपरेशन संकल्प। तो इस तरीके के ऑपरेशंस इंडिया के चल रहे हैं, तो ये भी हमारे लिए सोल्यूशन है। इसके अलावा देखो चाइना का प्रेजेंस मैंने आपको बताया था कि ये जिबूती में चाइना का नेवल बेस है। तो इंडिया का क्या कोई नेवल बेस है, हाँ है, यहाँ पर, कहाँ पर, ये ओमान में है हमारा। इसी रूट पर नहीं है इंडिया का कोई बेस, मिलिट्री बेस, बट हाँ इसके आसपास है। हम यहाँ से आसानी से इस रास्ते, यहाँ इस बाबल मंडीप तक पहुँच सकते हैं। ये ओमान में इंडिया का पोर्ट है, दुकम पोर्ट। इसके अलावा ऊपर चाबहार पोर्ट भी है हमारा ईरान में, है ना। इसके अलावा देखो क्या है, मेनली प्रॉब्लम क्या थी, ये रास्ता पूरा का पूरा ही बहुत ही ज़्यादा खतरे में था, है ना, या महंगा पड़ रहा है हमको, ये चैलेंज था हमारे सामने। तो इसका एक सोल्यूशन हो सकता है आईमैक कॉरिडोर। व्हाट इज़ दिस आईमैक कॉरिडोर, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है। देखो ये क्या कर रहा है, देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये पुराना रूट है हमारा, ये वाला रेड सी से होते हुए जा रहा है ना, ये हो गया। देखो ये तो था पुराना रूट। आईमैक कॉरिडोर क्या कर रहा है, रुको एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। आईमैक कॉरिडोर क्या कर रहा है, सी रोड को चेंज कर दे रहा है लैंड रूट में। कैसे, हमने यहाँ पर काफ़ी सारे पोर्ट्स को आपस में कनेक्ट करने की कोशिश की है। कैसे, देखो पहले मुंबई का JNPT पोर्ट, यहाँ से जबेल अली पोर्ट यूएई का, और फिर देखो फिर जो है ये यहाँ नीचे सी से होके जा रहा था ना, रेड सी से, इसको हमने चेंज कर दिया, इसको हमने शिफ्ट कर दिया लैंड पर। लैंड पर अगर देखोगे तो ओमान, यूएई, सऊदी अरेबिया, तीनों से ही हमारे बहुत अच्छे रिलेशंस हैं। तो अब यहाँ पर अटैक का खतरा कम हो जाएगा हमारे पास, है ना। लैंड के थ्रू हम आराम से एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर पाएंगे। फिर यहाँ पर जॉर्डन और इज़राइल, इससे देखो इससे हम ज़्यादा कंट्रीज तक से जुड़ पा रहे हैं, है ना। और फिर ये ग्रीस का पायरस पोर्ट आ जाएगा, फिर यूरोप का मार्सिले पोर्ट वगैरह, फ्रांस और इटली का पोर्ट है ना। तो इस तरीके से हम लैंड रूट से जुड़ पाएंगे। तो ये था हमारा एक ऑप्शन, आईमैक कॉरिडोर जो है एक ऑप्शन हो सकता है हमारे लिए बाबल मंडेब की जगह पे। बट देखो फिलहाल आईमैक कॉरिडोर अभी तक नहीं आ पाया है, क्योंकि यहाँ पे देखो इज़राइल, सऊदी अरेबिया, ये आपको पता है एक साथ नहीं आने वाले हैं, तो इसको कनेक्ट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। इसके अलावा साइप्रस भी आ रहा है इसमें, धीरे धीरे कई कंट्रीज़ को इसमें नहीं शामिल हो रही हैं, कुछ कंट्रीज़ हो रही हैं, या जो भी है अभी आईमैक कॉरिडोर को बनने में बहुत टाइम लगेगा। इसके अलावा मिडल ईस्ट का जो अभी क्राइसिस चल रहा है, ये भी आईमैक कॉरिडोर के आने में एक बहुत बड़ी बाधा है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।